हेलो फ्रेंड्स, विजडम पॉइंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। इस वीडियो में देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या है और इसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंगल वीडियो में आपको सारा थ्योरी मिलेगा और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चंस को आप इजीली बना सकते हैं। तो यह वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या है और वेन डायग्राम का यूज कहाँ होता है। तो वेन डायग्राम क्या है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स रहेगा, देन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम कहलाता है। यह कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है तो उसका वेन डायग्राम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो एक स्टूडेंट का वेन डायग्राम नहीं बन सकता है, लेकिन वहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स हों तो उसका वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। वह किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में बनाया जा सकता है, जैसे सर्किल हो सकता है या ट्रायंगल हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है या कोई और शेप हम बना सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स है तो उसका एक सर्कल से मान लेते हैं कि एक वेन डायग्राम बना दिए। यह सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स के ग्रुप को, किसी खास प्रकार के स्टूडेंट्स के ग्रुप को यह सर्कल डिनोट कर रहा है। तो यह वेन डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स का। उसी प्रकार अगर गीता एक लड़की है, उसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो यह नहीं बन सकता है, क्योंकि यह कलेक्शन नहीं है, यह ग्रुप नहीं है, एक इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल का वेन डायग्राम नहीं बनाया जा सकता है। वहीं अगर बहुत सारे गर्ल्स का वेन डायग्राम बनाना हो तो हम किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल में बना सकते हैं कि यह रेक्टेंगल किसी खास गर्ल्स के समूह को डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार जैसे पैरट्स है, बहुत सारे पैरट्स का एक ग्रुप है तो उसे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह सभी वेन डायग्राम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब वेन डायग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है? वेन डायग्राम से डायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चंस रीजनिंग में, सभी एग्जाम में जहां भी रीजनिंग का एक क्वेश्चंस होता है उसमें वेन डायग्राम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसका कंसेप्ट स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस में भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही असर्शन एंड रीजंस बेस्ड क्वेश्चंस में भी वेन डायग्राम का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। अगर यह कंसेप्ट आप जानेंगे तो ये दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। कुछ जनरल रूल्स है वेन डायग्राम का, जैसे किसी भी ज्योमेट्रिक शेप से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सर्कल से ही करें या रेक्टेंगल से ही करें, किसी भी ज्योमेट्रिक शेप से एक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे चाहे तो रेक्टेंगल से किया जा सकता है, सर्कल से किया जा सकता है, ट्रायंगल से किया जा सकता है, पैरेललोग्राम से किया जा सकता है, और भी जितने ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उससे किया जा सकता है। उसके बाद अगर इंटरकनेक्टेड नहीं है वेन डायग्राम, तब इसका साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे 2 वेन डायग्राम लेते हैं ए और बी, यह दोनों अलग अलग है, तो यह नहीं कह सकते हैं कि ए का साइज छोटा है तो इसका मतलब है कि इसका जो ग्रुप्स है यह कम है, संख्या कम है, या बी ज्यादा है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है देन यह साइज इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे तीसरा जो वेन डायग्राम है ए वाला, यहाँ पे बी का साइज ए के साइड से बड़ा है, या कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, यानी बी ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है और ए का साइज कम है। तो जब इंटरकनेक्टेड हो जाए तब साइज इंपॉर्टेंट होता है, जब इंटरकनेक्टेड नहीं रहे तो साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यह दोनों आप समझ गए हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ क्या रूल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिससे क्वेश्चंस बनाने में सहायता मिलती है। सबसे पहले है कि इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम क्या होता है। कुछ ऐसा वेन डायग्राम जो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं हो,
जैसे एग्जाम्पल है कि गर्ल्स एंड बॉयज का वेन डायग्राम है। अगर कोई व्यक्ति गर्ल हो तो वह बॉय नहीं हो सकता और बॉय हो तो गर्ल नहीं हो सकता। तो यह दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसका वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो इसका स्टेटमेंट यही है कि नो गर्ल कैन बी अ बॉय या नो बॉय कैन बी अ गर्ल। तो इसका यही स्टेटमेंट है और बॉय और गर्ल को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो उसका एक स्टेटमेंट खुद से बनाना पड़ेगा कि इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में कौन सा स्टेटमेंट होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो और पपाया का। तो क्या मैंगो पपाया हो सकता है या नहीं हो सकता, यह आपको खुद सोचना है और स्टेटमेंट बनाना है। तो यह यहाँ का स्टेटमेंट है कि नो मैंगो कैन बी पपाया, यानी कोई आम पपाया यानी पपीता नहीं हो सकता है। तो यह दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए ये दोनों का जो डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, वह अलग अलग बनेगा। ओके, तो यह हो गया इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम। जब हमको पता है कि अगर एक कंडीशन फुलफिल होता है तो दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, कोई संभावना नहीं है। अब दूसरा देखते हैं कि डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड वेन डायग्राम क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स और प्लेयर्स। क्या यह संभव नहीं है कि स्टूडेंट्स प्लेयर हो या प्लेयर स्टूडेंट्स हो? तो हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो प्लेयर्स हो या कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो पढ़ाई करते हो या स्टूडेंट्स हो। तो हमारा दो स्टेटमेंट यहाँ पे बना कि सम प्लेयर्स आर स्टूडेंट्स या सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर, यानी कुछ प्लेयर्स स्टूडेंट्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स प्लेयर्स हैं। तो ऐसा वेन डायग्राम जब बनाते हैं तो एक स्टूडेंट्स का वेन डायग्राम है, मान लेते हैं कि यह सर्कल स्टूडेंट्स का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा प्लेयर्स का। तो यह स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं सम प्लेयर्स आर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इस वेन डायग्राम को हम ड्रैग करके इधर लाएंगे और कुछ कॉमन हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो यह कॉमन हो गया। तो यह जो एरिया बना बीच में, इसका मतलब है कि इस बीच में जो भी व्यक्ति है वह स्टूडेंट भी है और प्लेयर्स भी है। तो यह डिनोट करता है कॉमन, कि दोनों का कॉमन क्या है। तो जब भी रिलेटेड हो, इंटरडिपेंडेंट हो, तो एक दूसरे से कनेक्शन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस डिपेंडेंट टाइप का कितना अलग अलग एग्जाम्पल्स है, उससे समझते हैं। The types of interrelated Venn diagram। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स का। तो स्टेटमेंट बनाएंगे हम कि सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, यानी कुछ, यहाँ पे कुछ वर्ड लगा हुआ है, यानी जरूरी नहीं है कि सारे टीचर्स स्टूडेंट्स हो, लेकिन यह जरूरी है कि कुछ टीचर्स स्टूडेंट्स हो या कुछ स्टूडेंट्स टीचिंग करते हो। तो यह दोनों स्टेटमेंट हो सकता है। तो मान लेते हैं कि एक सर्कल है जो टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है और एक और सर्कल है जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है, कुछ टीचर्स आर स्टूडेंट्स। तो टीचर वाले जो वेन डायग्राम है उसको ड्रैग करके इस साइड लाएंगे और स्टूडेंट्स वाले से कनेक्शन करेंगे। तो वह कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि यह कुछ टीचर्स स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन हुआ यह डिनोट करता है यह टीचर भी है और स्टूडेंट्स भी है। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं कि 50 टीचर्स और 40 स्टूडेंट्स हैं, और बीच में मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 हो गया। तो टोटल टीचर्स 60 हो गए, टोटल स्टूडेंट 50 हो गया, और 10 ऐसे लोग हैं जो टीचिंग भी करते हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। तो यह एक हो गया कि कुछ टीचर्स, कुछ वाला जो वर्ड है इसमें कुछ भाग ही कॉमन रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैन और मैरिड पर्सन मान लेते हैं। तो हो सकता है कुछ मैन मैरिड हो, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, या दूसरे वर्ड में कहेंगे कि कुछ मैरिड पर्सन मेन हो या कुछ वुमेन हो। तो स्टेटमेंट क्या बना कि कुछ मेन आर मैरिड। तो दो डायग्राम बनाते हैं मैन और मैरिड पर्सन्स का।
तो क्या होगा, यह मैन वाला जो डायग्राम है यह शिफ्ट करके इधर आएगा और मैरिड वाले से कनेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो यह जो नंबर डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब है कि इस सर्किल, इस शेप में जितने भी लोग हैं वह मैन हैं और मैरिड हैं। तो यह दो एग्जाम्पल्स है जिसमें कुछ वर्ड लगा हुआ है। और भी देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे 3 वर्ड्स है, पेट्स, डॉग्स एंड कैट्स। पेट्स का मतलब पालतू, डॉग कुत्ता और कैट बिल्ली। तो स्टेटमेंट हमको खुद बनाना पड़ेगा, जब भी यह वर्ड्स हो तो स्टेटमेंट खुद बनाना पड़ेगा। तो डॉग पालतू भी हो सकता है और जंगली भी हो सकता है, वाइल्ड भी हो सकता है। वैसे ही कैट भी पालतू हो सकता है और वाइल्ड हो सकता है। तो कुछ कह सकते हैं कि कुछ डॉग पालतू है, कुछ डॉग पालतू है और कुछ कैट भी पालतू हो सकते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट बना, सम डॉग्स आर पेट्स। तो यहाँ पे कॉमन जो है वह पेट्स है, याद रखिए। डॉग भी पेट्स है, कैट भी कुछ पेट्स है, तो कॉमन क्या हुआ, पेट्स। तो सबसे पहले डायग्राम हम पेट्स का बनाएंगे, वह मिडिल में बनाएंगे। तो डायग्राम क्या बनाए, सबसे पहले एक पेट का डायग्राम बनाए जो मिडिल में रखेंगे, और डॉग और कैट का जो वेन डायग्राम बनाएंगे, एक साइड डॉग रखेंगे और दूसरे साइड कैट रखेंगे। तो मान लेते हैं कुछ, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ डॉग्स आर पेट्स, यानी कुछ कुत्ते पालतू हैं। तो डॉग का एक डायग्राम बनाए और कुछ लगा हुआ है, तो इसको ड्रैग करके इस साइड थोड़ा सा इंटरसेक्शन करेंगे और यह आ जाएगा। यह एरिया जो बना, यह नंबर जो बना, वो इसका मतलब है कि कुछ डॉग पालतू हैं। उसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट जब करते हैं कि कुछ कैट्स आर पेट्स, तो कैट का डायग्राम एक बनाएंगे और उसको फिर से ड्रैग करके इधर बीच में लाएंगे। तो यह जो एरिया बना, इसका मतलब है कि कुछ कैट, इतने कैट पालतू हैं, बाकी के कैट पालतू नहीं है। तो यह इस प्रकार के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, और इसे अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका स्टेटमेंट आपको खुद से सोचना पड़ेगा, और जब आप स्टेटमेंट समझ लेते हैं तो वेन डायग्राम बनाने में आपको बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे डॉग्स, एनिमल और कैट्स। अब एनिमल यहाँ पे कॉमन लिंक है, तो कह सकते हैं, यह सबको पता है कि डॉग भी एनिमल है और कैट भी एनिमल है। तो कह सकते हैं कि सभी डॉग एनिमल है, सभी कैट एनिमल है। तो हमारा जो स्टेटमेंट बना वह क्या बना, सभी डॉग्स एनिमल है और सभी कैट्स एनिमल है। तो जो कॉमन है, सबसे पहले क्या बोले कि कॉमन वाले को सबसे पहले लिखते हैं, और चूंकि यह इंटरकनेक्टेड है तो कॉमन वाले को बड़ा रखेंगे। ओके, और यह भी एक स्टेटमेंट हो सकता है कि नो डॉग इज कैट, यानी कैट और डॉग यह दोनों जो है सो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगर कोई डॉग होगा तो वह कैट नहीं होगा, जो कैट होगा वह डॉग नहीं होगा। तो चलिए इस तीनों स्टेटमेंट को एक वेन डायग्राम से दर्शाते हैं। सबसे पहले एनिमल, एनिमल को बड़ा रखेंगे क्योंकि एनिमल में डॉग और कैट ही नहीं आते, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इसलिए इसको बड़ा साइज रखेंगे। एक साइड डॉग रख लिए, तो क्या है कि सभी डॉग्स आर एनिमल, फर्स्ट स्टेटमेंट है सभी, सभी जब लगा हुआ है तो पूरा सर्कल इस एनिमल वाले सर्कल में आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, पूरा सर्कल को इस एनिमल वाले में रख देंगे। उसी प्रकार दूसरा है कि ऑल कैट्स आर एनिमल, तो कैट का एक डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इस डायग्राम को शिफ्ट करके पूरा का पूरा एनिमल वाले में रख देंगे। तो यह हो गया ऑल। जब सम रहता तो कुछ इंटरसेक्शन करते, ऑल है इसका मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर आ गया। उसके बाद है तीसरा स्टेटमेंट, नो डॉग इज कैट, तो डॉग और कैट अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पे गैप है। अगर कनेक्टेड रहता तो इसको भी हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन यह नहीं है, तो इसीलिए यह दोनों एक दूसरे से अलग है। तो आप समझ गए होंगे कि यह वेन डायग्राम कैसे बना।
और इसका क्या स्टेटमेंट है। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई वेन डायग्राम दिया हुआ है तो उससे स्टेटमेंट को कैसे डिड्यूस किया जाए। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल और स्क्वायर। पॉलीगॉन क्या होता है, तो वैसा पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, यानी जिसमें 3 से ज्यादा साइड्स हों उसे पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन्स में ट्रायंगल भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, हेक्सागोन, पेंटागोन, सभी जितने भी है वो सब पॉलीगॉन में आता है। रेक्टेंगल क्या है, तो इसका चारों एंगल जो है 90 डिग्री पर और साइड जो है दोनों पैरेलल होता है। और स्क्वायर का है क्या है, तो स्क्वायर रेक्टेंगल का एक भाग है जिसमें चारों साइड सेम हो जाता है। तो कह सकते हैं कि रेक्टेंगल पॉलीगॉन का एक पार्ट है और स्क्वायर भी पॉलीगॉन का ही एक पार्ट है, और स्क्वायर रेक्टेंगल का भी एक पार्ट है, क्योंकि एक खास कंडीशन में ही रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाया जा सकता है, जब सारा साइड उसका सेम हो जाए। तो इसका जो स्टेटमेंट हम निकालेंगे क्या है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगॉन्स, सभी आयत बहुभुज होते हैं और सभी स्क्वायर आयत होते हैं, और साथ ही सारा स्क्वायर बहुभुज भी होता है। तो यह हमारा 3 स्टेटमेंट निकल गया। तो हमारा कॉमन जो स्टेटमेंट है, कॉमन लिंक है, वह पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन को क्या करेंगे, सबसे बड़ा बनाएंगे, तो यह हमारा पॉलीगॉन हो गया। अब क्या है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक अलग से बनाए। अब है कि सभी रेक्टेंगल पॉलीगॉन है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्किल को इसके अंदर रखना पड़ेगा। तो इसको करते हैं और यह रेक्टेंगल डिनोट कर रहा है। तीसरा है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स एंड पॉलीगॉन्स आल्सो। तो एक और स्क्वायर बनाएंगे जो छोटा रहेगा, रेक्टेंगल से भी छोटा रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का कुछ खास कंडीशन में ही वह स्क्वायर बन सकता है। तो सबसेट है, रेक्टेंगल का सबसेट है, तो इसलिए यह छोटा रहेगा और इसे ड्रैग करके रेक्टेंगल के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। तो इसे ड्रैग करके रेक्टेंगल्स के अंदर डाल दिए और साथ ही यह पॉलीगॉन के भी अंदर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं, यह कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के कैसे हम वेन डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं मिक्स वेन डायग्राम। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रकार के ज्योमेट्रिक शेप्स में दिए हुए थे क्वेश्चन और उसको सोल्व करना होता है। तो आइए देखते हैं सबसे अच्छा जो तरीका है, सारा क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, सभी को एक ही एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 3 ग्रुप है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक क्रिकेट प्लेयर्स का ग्रुप है और एक टेनिस प्लेयर्स का ग्रुप है। स्टूडेंट्स के ग्रुप को ट्रायंगल से सूचित किया गया है, क्रिकेट प्लेयर्स के ग्रुप को सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है और टेनिस प्लेयर्स को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन से आ सकता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स ट्रायंगल में जितने भी नंबर है उसको काउंट कर लेंगे, जैसे 40, 30, 15 और 8 कितना हो गया, 40, 30, 70 प्लस 15 85 प्लस 8 93। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 93। टोटल क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, तो क्रिकेट प्लेयर्स सर्कल डिनोट कर रहा है, तो सर्कल वाले में जितना भी नंबर है 60, 30 और 8 इसे ऐड करेंगे तो 60 प्लस 30 90 और प्लस 8 98। तो यहाँ पे हो गया 98। ओके। टोटल टेनिस प्लेयर्स जितने भी रेक्टेंगल में नंबर दिए हुए हैं, जैसे 50, 15 और 8, 65 प्लस 8 73। तो यह हमारा 3 क्वेश्चन बन गया। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि ओनली स्टूडेंट, अगर ऐसा कहा जाए कि केवल स्टूडेंट्स, यानी वैसा स्टूडेंट जो न तो क्रिकेट खेलता हो न ही टेनिस खेलता हो, केवल स्टूडेंट्स हो यानी पढ़ाई करता हो, तो उसमें जो भी ट्रायंगल के अंदर जितने भी नंबर है वह तो स्टूडेंट्स है, लेकिन जो बाकी शेप्स के अंदर है उसे अलग कर देंगे। तो बाकी शेप्स के अंदर कितने नंबर है, तो 38 और 15 यह सब बाकी शेप्स के अंदर है, तो यह इसको नहीं लेंगे। बाकी जो बचा केवल ट्रायंगल में वह 40 हो गया, तो यह 40 इसका आंसर हो गया। वैसे ही
ओनली क्रिकेट प्लेयर्स का बात करें तो यह क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्रिकेट प्लेयर्स का 60। और वैसे ही टेनिस प्लेयर्स का केवल बात करें तो यह 50 हो जाएगा, वह टेनिस प्लेयर्स का हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। बोथ स्टूडेंट्स एंड टेनिस प्लेयर्स, यानी ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स हो और टेनिस खेलते हो, तो स्टूडेंट्स का ट्रायंगल है और टेनिस वाला है रेक्टेंगल, तो वैसे लोग जो दोनों हो तो बोथ में कौन सा आएगा, जो ट्रायंगल के अंदर भी हो रेक्टेंगल के अंदर भी हो। तो यह पार्ट जो अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट यह दोनों में आता है, रेक्टेंगल में भी और ट्रायंगल में भी, बाकी नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन सा 8 और 15 यानी 23। बोथ स्टूडेंट्स एंड क्रिकेट प्लेयर्स, स्टूडेंट्स और क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें, स्टूडेंट्स और क्रिकेट प्लेयर की, तो ये जो एरिया आया सर्कल और ट्रायंगल के बीच, यह हो गया स्टूडेंट्स और क्रिकेट प्लेयर, यानी 30 + 8 कितना हो गया 38। ओके, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस प्लेयर्स की बात करें, यानी जो क्रिकेट भी खेलता हो टेनिस भी खेलता हो, तो वह क्या कितना है, तो इसके अंदर जो आएगा यह एरिया, यह इसमें केवल 8 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ओके, यहाँ भी कुछ मान लेते हैं कि यहाँ भी 5 है, तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे और 8 और 5 13 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। इसको कैंसिल कर देते हैं, वहाँ पे छूट गया था 5 या कोई नंबर, इसीलिए 5 रख दिए हैं, तो यहाँ पे 5 + 8 13 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक और है क्वेश्चन, इससे आ सकता है कि स्टूडेंट्स हु प्लेज बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी वैसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट भी खेलते हो और टेनिस भी खेलते हो, यानी तीनों शेप में कॉमन कौन सा है, तो देखिए तीनों शेप में कॉमन कौन सा है, तो यही एक ऐसा शेप है 8 नंबर जो है, यह नंबर 8 यही तीनों शेप में कॉमन है, तो इसका जो आंसर आएगा वह 8 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा जितना भी थ्योरी है, और इसी थ्योरी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट के बीच कौन सा रिलेशनशिप सही है। तो ये चारों वेन डायग्राम में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए आप स्टेटमेंट खुद से समझिए कि स्टूडेंट्स जो हो सकता है क्रिकेट प्लेयर्स भी हो सकता है, और यही स्टूडेंट्स टेनिस फैंस भी हो सकता है, यानी स्टूडेंट्स दोनों हो सकता है। वैसे ही क्रिकेट प्लेयर भी टेनिस फैंस हो सकता है और स्टूडेंट्स भी हो सकता है, और सिमिलरली टेनिस फैंस भी क्रिकेट प्लेयर हो सकता है और स्टूडेंट्स हो सकता है, यानी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि सभी स्टूडेंट्स क्रिकेट प्लेयर हैं, तो इसीलिए फुल एक दूसरे में नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड रहेगा। तो यही एक ऐसा वेन डायग्राम है ए जिसमें थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स, नॉवेल्स एंड डिक्शनरीज। तो बुक, नॉवेल और डिक्शनरी के बीच कौन सा रिलेशनशिप सही है। तो देखिए बुक्स क्या है, नॉवेल्स क्या है, एक बुक है, नॉवेल्स क्या है, एक बुक है, और डिक्शनरी भी क्या है, एक बुक है। तो एक बुक जो है सो कॉमन है और नॉवेल और डिक्शनरी इसके सबसेट हैं। तो मान लेते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं सर्कल टाइप का जिसे बुक बोलते हैं। नॉवेल क्या बनाएंगे, नॉवेल इसी के अंदर बनाना पड़ेगा, ओके, और डिक्शनरी भी इसी के अंदर बनाना पड़ेगा क्योंकि डिक्शनरी भी बुक्स है। लेकिन क्या डिक्शनरी और नॉवेल कनेक्टेड रहेगा, तो वह नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कोई डिक्शनरी अगर है तो वह नॉवेल नहीं हो सकता है, कोई नॉवेल्स है तो वह डिक्शनरी नहीं हो सकते, वह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो जो डिक्शनरी बनाएंगे, मान लेते यह नॉवेल का है और यह डिक्शनरी का बनाएंगे तो यह अलग बनेगा,
यह एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो यह आंसर आपका गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत होगा, और इस टाइप का जो शेप है वह डी सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following diagrams correctly represents elephants, wolves and animals? एलिफेंट भी एक एनिमल है, यानी कह सकते हैं एलिफेंट, सभी एलिफेंट एनिमल है और सभी उल्फ भी एनिमल है, यह कह सकते हैं। लेकिन एलिफेंट उल्फ हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यह नहीं हो सकता है। तो एलिफेंट अलग होगा, उल्फ अलग होगा, और यह दोनों एनिमल के अंदर होंगे। तो जो डायग्राम बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एनिमल बनाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिफेंट रखते हैं और यहाँ पे एक उल्फ रखते हैं, तो यह दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एलिफेंट उल्फ नहीं हो सकता है। तो ऐसा शेप किस में है, ऐसा शेप ए में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग बुक से लिए गए हैं, किसी पार्टिकुलर बुक से नहीं लिए गए हैं। तो अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो सभी बुक के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, अगर आप यह सही से देख लेते हैं लास्ट तक और समझ लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स, नॉवेल्स एंड डिक्शनरीज। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इंग्लिश एंड कन्नड़ा, यानी लैंग्वेज भाषा इंग्लिश और कन्नड़ा एक प्रकार का लैंग्वेज है, यानी कह सकते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कन्नड़ा भी एक लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश और कन्नड़ा सबसेट है लैंग्वेज का, और इंग्लिश और कन्नड़ा अलग अलग है, यह दोनों में कॉमन नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज का अगर बनाते हैं और तो इंग्लिश इसके अंदर रखना पड़ेगा और कन्नड़ा भी इसके अंदर रखना पड़ेगा, और यह एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा जो ए में सही है। ओके, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स। अब इसमें देखिए कौन सा डायग्राम सही होगा, तो आपको स्टेटमेंट खुद बनाना है। क्या प्रोफेसर रिसर्चर हो सकता है, क्या प्रोफेसर साइंटिस्ट हो सकते हैं, क्या रिसर्चर प्रोफेसर हो सकते हैं। तो ये सब स्टेटमेंट अगर आप बनाएंगे तो कह सकते हैं कि कुछ प्रोफेसर ऐसे हो सकते हैं जो रिसर्च करते हों, कुछ प्रोफेसर साइंटिस्ट हों, कुछ रिसर्चर साइंटिस्ट हों, तो एक दूसरे से सभी कनेक्टेड है। कुछ यह भी हो सकता है, कुछ प्रोफेसर्स साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, उसी प्रकार कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर्स भी हो सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इस प्रकार इसका आंसर जो सही होगा वह ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और कोई भी यह नहीं कह सकता कि सभी प्रोफेसर साइंटिस्ट हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कोई भी एक दूसरे के अंदर नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस गिवन बिलो। क्या क्या है, अर्थ, मिल्की वे एंड यूनिवर्स। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है आपका, यूनिवर्स सबसे बड़ा से है, तो मान लेते हैं कि यह कोई यूनिवर्स है, बड़ा सा एक यूनिवर्स है। ओके, मिल्की वे क्या होता है, यूनिवर्स में ही एक तारों का समूह है जिसे मिल्की वे कहते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि यह मिल्की वे दर्शा रहा है, जो यूनिवर्स में ही होगा लेकिन इससे छोटा साइज में होगा, क्योंकि एक यूनिवर्स में बहुत सारे मिल्की वे हो सकते हैं। और अर्थ क्या होगा, किसी मिल्की वे में हमारा जो मिल्की वे है उसी के अंदर अर्थ है। मिल्की वे में स्टार्स भी होते हैं, अर्थ होते हैं, और जितने भी जो पार्टिकल्स हैं वह सभी मिल्की वे में होते हैं, तो अर्थ इसके अंदर आ जाएगा। तो रिलेशनशिप क्या बन गया, कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का बन जाएगा।
तो यह आंसर इसका डी सही होगा, जिसमें यह यूनिवर्स हो जाएगा, यह मिल्की वे होगा और यह अंदर वाला अर्थ हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस कैरेट, फूड एंड वेजिटेबल्स। अब क्या है, देखिए फूड वेजिटेबल्स है, कैरेट भी वेजिटेबल्स है, लेकिन सब नहीं है। तो क्या है, फूड जो है वह कॉमन लिंक है, वेजिटेबल्स भी फूड में आता है और कैरेट भी फूड में आता है। तो फूड को अगर हम कॉमन बनाते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यह फूड है। ओके, वेजिटेबल्स और कैरेट, कैरेट वेजिटेबल में आता है या नहीं आता है? तो वेजिटेबल्स में बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं और कैरेट भी एक प्रकार का वेजिटेबल है। कैरेट क्या है, एक प्रकार का वेजिटेबल है। तो कैरेट वेजिटेबल का एक सबसेट हो गया। तो फ्रूट में वेजिटेबल आ जाएगा और उसी के अंदर कैरेट आ जाएगा। तो शेप जो बना वह ए बन गया। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि सभी वेजिटेबल फूड है, सभी कैरेट वेजिटेबल्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मार्क्ड 1 to 7 represents the urban educated who are not hard working। देखिए अर्बन है, ट्रायंगल से दर्शाया गया है। हार्ड वर्किंग है जो स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से रेक्टेंगल से दर्शाया गया है। एजुकेटेड है वह सर्कल से दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिप्रेजेंट द अर्बन एजुकेटेड, अर्बन भी हो और एजुकेटेड भी हो लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं हो। यानी अर्बन हो यानी ट्रायंगल में हो, एजुकेटेड मतलब सर्कल में हो, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं हो, इसका मतलब वह रेक्टेंगल में नहीं हो। तो ऐसा कौन सा है जो अर्बन में है और एजुकेटेड में है लेकिन हार्ड वर्किंग में नहीं है? तो चलिए देखते हैं। अर्बन में कौन कौन सा है, 1 2 3 4। एजुकेटेड में कौन सा है, 4 3 5 और 7। यानी अर्बन में हो गया 1 2 3 4 और एजुकेटेड में हो गया 6 और 5। और हार्ड वर्किंग में कौन है, इसमें देखिए हार्ड वर्किंग में यह दोनों है 2 और 3। तो बचा क्या ये दोनों में, तो यह 4 जो बचा वह ट्रायंगल में भी है और सर्कल में है लेकिन रेक्टेंगल में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही 4 हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर 10% आर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड द 10% आर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स, 15% आर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, जो डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसे पढ़िए और डायग्राम में यह देखिए, वही दिया हुआ है। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि 10% जो है वह पेरेंट्स और स्टूडेंट्स है ओनली, 35% ओनली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स है और 15% टीचर्स और पेरेंट्स है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी परसेंटेज आर ओनली टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो ओनली टीचर्स, ओनली पेरेंट्स, ओनली स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखेंगे कि ओनली यहाँ लगा हुआ है। तो ऐसा पेरेंट्स जो सिर्फ यहाँ पे हो, इस सारे सर्किल में नहीं हो। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ओनली सबसे पहले पूछ रहा है ओनली टीचर्स, तो टीचर्स को देखते हैं। टीचर्स यहाँ है। ओके, 35% स्टूडेंट्स भी है, 10% पेरेंट्स भी है, 15% पेरेंट्स भी है, 10% स्टूडेंट और पेरेंट्स है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 35 + 15 + 10 यानी 60%। तो 60% यह कवर हो गया ऑलरेडी। तो बच गया कितना, तो 100 - 60 यानी 40% यह बच गया, जो किसी एरिया में कवर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। यहाँ पे कितना हो गया, 40%। ओके, इस एरिया में 40% हो गया। उसके बाद कह रहा है पेरेंट्स, पेरेंट्स की जब बात करते हैं तो 10 10 20 20 + 15 यानी 35। तो बच गया कितना,
तो इस एरिया में 65, 100 माइनस 35 करेंगे तो 65 बच जाएगा। फुल सर्किल 100% दिखा रहा है, तो यहाँ पे 65 बच गया। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट में 35%, 10% और 10%, कितना हो गया 35, 45 और 10, 55, तो बच गया कितना 45%। तो कितना आंसर हो गया 40, 65 और 45, तो कौन सा है 40, 65 और 45, तो डी आंसर इसका सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल्स, द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ए स्पोर्ट्स पर्सन एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स कोचेज। यानी ट्रायंगल है उससे वह गर्ल डिनोट कर रहा है, स्क्वायर क्या कर रहा है स्पोर्ट्स पर्सन कर रहा है, तो यह मान लेते हैं एस लिख देते हैं, और सर्कल कर रहा है कोच, तो इसे सी लिख देते हैं। ओके, द पोर्शन इन द फिगर विच रिप्रेजेंट्स गर्ल्स हु आर ए स्पोर्ट्स पर्सन, वैसा गर्ल जो स्पोर्ट्स पर्सन हो बट नॉट कोचेज इन द वन लेवल, यानी वैसा गर्ल जो स्पोर्ट्स पर्सन हो लेकिन कोच नहीं हो, यानी वैसा जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में हो लेकिन सर्कल में नहीं हो। तो देखिए ट्रायंगल और यह ट्रायंगल है और यह रेक्टेंगल है, इसके बीच में बी और डी है, दो चीज है जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में है, लेकिन जो डी है वह सर्कल में भी है, डी जो है सो सर्कल में है, तो बच गया क्या बी। बी ऐसा है जो ट्रायंगल में है और रेक्टेंगल में है लेकिन सर्कल में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाए आपका बी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा, और आपके लिए यह क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और वेन डायग्राम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।